हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो कल बचा हुआ था क्वेश्चन 2004 का, जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं टीजीटी का, उसी में जो क्वेश्चन बचा हुआ है 62 या 64, तो 63 तक हो चुका था। 64 से इसमें देखना है, इसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग, मैं आशा करती हूँ, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था, कौन सी वीडियो थी? एलटी ग्रेड 2018 का जो पेपर था, फर्स्ट पार्ट पे तो आप लोगों ने खूब प्यार दिखाया, बहुत अच्छा लगा लोगों को। लेकिन सेकंड पार्ट जो था, उस पे न जाने क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया रही। हम नहीं समझ पाए कि उसमें क्या चीज कमी रह गई। सेम चीजें वही था, पेपर वही था, मेरे पढ़ाने का तरीका वही, फिर भी न जाने क्या था कि उस पे आप लोगों ने प्रतिक्रिया थोड़ा कम दिखाया। और तो और, जो हम क्वेश्चन वो करते हैं, जो हम कम्युनिटी बॉक्स पे क्वेश्चन जो अपलोड करते हैं, वो भी आप लोग कम देख रहे हैं। कोई कम्युनिटी बॉक्स पे क्वेश्चन पोस्ट करता है तो कोई एक या दो बहुत ज्यादा कर देता है, लेकिन हम जब भी करते हैं तो 5 या तो 7 या तो 10 ऐसे ही करते हैं कि कुछ आप लोगों का उससे भी भला हो जाए। ठीक है। और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कम्युनिटी बॉक्स पे पोस्ट करती हूँ। ये नहीं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बस ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन कराया, चल दिया। ठीक है। लेकिन फिर भी ठीक है, आप लोग की जो मर्जी पढ़ने के लिए, हम तो आप लोग के लिए बहुत कुछ सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? कि जैसे मैं अपने हाथ से क्वेश्चन बना करके ले आऊं, भले ही वो 15 ही क्वेश्चन रहे, ठीक है, लेकिन उस 15 को एक एक क्वेश्चन से कम 10 10 12 12 फैक्ट आप लोगों को दें। अभी हम ये योजना बना ही रहे हैं, उसके पहले आप लोगों की हमें इतनी अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया दिख जा रही है कि मेरा मन ही क्या हो रहा है, मतलब अलग हो जा रहा है कि छोड़ो, जाने दो, जैसे चल रहा चलने दो। ठीक है। जो आप लोग को चाहिए वही दे। ठीक। जैसे एक टॉपिक हो गया यकृत, एक विकल्प मान लीजिए हो गया लीवर। अब उससे जितने भी फैक्ट बनते हो, 10 12 14, हम सब एक वीडियो में बताते आप लोगों को चले जाए। ठीक। क्वेश्चन खुद अपने बना करके ले आए। अब आप लोग जैसा कमेंट बॉक्स में करोगे कि ठीक है मैम, जो आप चाह रही हो वही करो, अच्छा ट्रिक मार, ए सही है, बी सही है, ऐसे बिना एक्सप्लेन के करते चले जाओ। आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। ठीक है। बहुत ज्यादा बकवास हो गई। और अब हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, 64 है। ठीक। क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम बना था 1980 में, 1990 में, 1976 में, 1961 में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या बना था। तो आप कहोगे 1990 में बना था। कब बना था? 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा सन 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। पहली बात तो अगर कोई पूछे महिला आयोग कैसा वो है, निकाय है, संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, तो आप कहोगे नहीं, संवैधानिक है। और संवैधानिक का मतलब क्या होता है, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थी। मतलब आयोग की पहली महिला जो थी, प्रमुख थी, वो कौन थी? सुश्री जयंती पटनायक थी। 17 सितंबर 2014 को ममता शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ललिता कुमार मंगलम को आयोग का प्रमुख बनाया गया था। ठीक है। अब आप लोग बता दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे कब मनाया जाता है। तो आप कहोगे मैम 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और 8 को कुछ और मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से आप मैम कुछ और भी दिवस बता दीजिए। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अभी 22 मई बीता है मैम, 22 मई को क्या मनाते हैं? तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं आप। और 7 अप्रैल को मैम क्या मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। मैम 7 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? WHO की स्थापना हुआ था। ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को कुछ दिवस भी याद करते चलना है। जैसे 5 जून हो गया तो पर्यावरण दिवस हो गया। ठीक है। क्या हो गया? पर्यावरण दिवस हो गया। और 21 जून हो गया तो योगा डे हो गया। ये सारे दिवस भी क्या है, कुछ हम लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो ये सारे दिवस भी हम लोगों को याद करके चलना है। ठीक। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 65।
भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो। प्रस्तावना में कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में कहा गया है, मौलिक अधिकार में कहा गया है और आपातकालीन शक्तियों में कहा गया है। तो आप बता दो किस में कहा गया है। तो आप कहोगे मैम जो डीपीएसपी होता है, डीपीएसपी जो होता है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसी में ये बात कही गई है। ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में कहा गया है कि ये कहाँ है, डीपीएसपी किस में है, भाग 4 में है। ठीक है। अगर आप लोग एलटी की तैयारी करोगे ना तो एलटी में क्या आता है, 150 क्वेश्चन आता है, 120 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट से होता है, 30 क्वेश्चन जीके होता है। जब एलटी का फॉर्म भर दिया जाएगा ना तो मैं 30 क्वेश्चन की भी तैयारी कराऊंगी। ठीक, क्यों? क्योंकि मैं जीके जीएस भी पढ़ाती हूँ और पढ़ती हूँ। ठीक है, पढ़ती हूँ, मुझे जीके जीएस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप जो भी कहोगे तो मैं जीके जीएस की आप लोग की कंप्लीट तैयारी कराऊंगी फ्री में। ठीक है, हमारे फ्री की कदर नहीं होती। मैं फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रही हूँ फिर भी कोई नहीं इस चीज को देख रहा है। ठीक, अभी यही अगर कुछ चार्जेस लगा देना तो उसकी कीमत हो जाएगी अलग से ही। तो भाग 4 में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य तथा शक्ति का दुरुपयोग न हो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो कहोगे मैम डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। भारत में कब तथा कहाँ सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ था? सन 1948 आगरा में, सन 1948 मद्रास में, सन 1920 कलकत्ता में, सन 1955 पटना में। आप बता दो कब हुआ था। तो आप कहोगे मैम सन 1948 मद्रास में हुआ था। मद्रास कहाँ है? तो चेन्नई में है। भारत में सर्वप्रथम सन 1948 में मद्रास के स्कूलों में 1 से 4 वर्ष तक गृह विज्ञान पढ़ाने का प्रावधान हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है? आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ बिहार में, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में, राजकीय कन्या राज्य विद्यालय उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना बिहार में, राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश में। तो आप कहोगे मैम बी के साथ हम जाएंगे और बड़ौदा गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बड़ौदा गुजरात में। इसका विस्तार से भी दिया होगा। सर्वप्रथम महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। सन 1936 में मध्य विद्यालयों में गृह विज्ञान विषय अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? आप ये प्रश्न इंपॉर्टेंट समझिएगा। डॉक्टर एन.के. चंद्रशेखर, डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर मनोहर गोस्वामी, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद। तो आप कहोगे मैम यहाँ तो चंद्रशेखर जी का नाम आता है, डॉक्टर के एन चंद्रशेखर। डॉक्टर के एन चंद्रशेखर गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष थे जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार स्थित गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर भी कार्यरत थे। ठीक है, वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में गृह विज्ञान संकाय में डीन के पद पर कार्यरत थे। डॉक्टर के एन चंद्रशेखर, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद, डॉक्टर रामराज प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट ना होता तो एक ही प्रैक्टिस सेट में, एक ही पेपर में, एग्जाम में अगल बगल ही 2 क्वेश्चन एक ही व्यक्ति से ना आ जाता। ठीक है, ये बताता है कि क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, विस्तार से आप लोग पढ़ चुके हो इसमें, अगले वाले में भी और इसमें भी। व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि को रोक, चेचक मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना किसका उद्देश्य है? औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षा का। और आप कहोगे मैम उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन किसी और एक दिन प्रैक्टिस सेट में आया था। आप कहोगे मैम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा में क्या होगा ये। ठीक, विस्तार वही चीजें दिया है। गृह विज्ञान का अर्थ है तो क्या है? गृह प्रबंध करने वाला विज्ञान, अपने संस्थानों का प्रबंध करने की कला, घर को सजाने की कला,
घर में कार्य करने का विज्ञान। तो आप कहोगे मैम गृह विज्ञान क्या है? अपने संसाधनों का, संस्थाओं पढ़ दिए ना हम, अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला, यानी हमारे घर में जो भी टूटी फूटी चीजें हैं उससे हम बेहतर से बेहतर चीजों का निर्माण कर सकें या अपने घर को सजा सके, वही क्या है? गृह विज्ञान है। ठीक है। किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही प्रतिपादन है, लक्ष्य है, संचार है, कुछ भी नहीं है। आप क्या बताओगे? आप कहोगे मैम इसमें से आप किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना क्या है? प्रतिपादन कहलाता है। ठीक है। 72, यहाँ 73 आ जाते हैं हम लोग। अरे भाई, जब तक परेशान नहीं कर लेता तब तक सही भी नहीं होता। किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही प्रतिपादन है। देखिए और विश्वास कीजिए कि भावना का प्रतिपादन का मुख्य सिद्धांत है। प्रतिपादन मुख्यतः दो तरह के होते हैं, पद्धति प्रतिपादन और परिणाम प्रतिपादन। ठीक है। ये सब संचार से क्वेश्चन है। संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है, क्या कहलाती है? प्रदर्शनी का आयोजन, सभा सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि क्या होगा। तो आप कहोगे मैम इसमें से जो आंसर होगा वो होगा प्रदर्शनी का आयोजन। हम कहीं भी प्रदर्शनी लगाएंगे और फिर चीजें क्या है हमको, हम लोगों को दिखाएंगे। संचार की एक विधि प्रदर्शनी का आयोजन है। प्रदर्शनी का आयोजन है जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को अच्छी तरह से जानकारी दी जा सकती है, जैसे गोबर गैस प्लांट का प्रयोग। वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा गया है। यह कथन किसने दी है? किन्स की है? गड्ढे की है या गड्ढे जो भी है, यंग की है? इनमें से किसी की नहीं है। आप बता दो क्या है? ये बहुत ही फेमस परिभाषा है। तो आप कहोगे मैम यह किन्स की है। किसकी है? किन्स की है। वर्तमान आय और वर्तमान व्यय, ठीक है, वर्तमान आय, वर्तमान उपभोग और वर्तमान व्यय, तीनों का जो आधिक्य होगा वही बचत होगा। यानी हम वर्तमान में जो खर्च कर लें, भविष्य के लिए कुछ रख लें और जो प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो, ठीक है, इन सारे चीजों के बाद जो आधिक्य यानी जो अधिक हो जाता है वही क्या है? बचत कहलाता है। किसने कहा है? किन्स ने कहा है। ठीक। अरे यही परिभाषा है, क्या बताएं इसको। फिर उत्तम गृह अर्थव्यवस्था के लिए पारिवारिक बचत का विशेष महत्व है। ठीक। बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही है? जीवन बीमा निगम यानी LIC तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी UTI, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डाकघर, राष्ट्रीय बैंक, इनमें से कोई नहीं। आप बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम इनमें से LIC और UTI दोनों मिलकर के ये चीजें कर रही हैं। बालोपहार योजना, बाल विकास फंड योजना जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट संस्थाओं के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना वर्ष 1964 में प्रारंभ की गई थी। ठीक। बैंक के खातों के प्रकार बताइए। तो आप कहोगे मैं बैंक में 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। एक तो बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता और इनमें से सभी। तो आप कहोगे मैम इनमें से सभी हो जाएगा। पारिवारिक बचत के सुरक्षित एवं लाभकारी माध्यम के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था बैंक है। ठीक है। यानी जो हम लोग बचत करते हैं सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बैंक है। बैंकों में विभिन्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जैसे बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, चालू खाता यानी करंट अकाउंट, RD खाता यानी जिसे क्या कहते हैं, RD को क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या रिको ऐसे कुछ करके है। निश्चित अवधि जमा खाता, संचयी सावधि जमा खाता, ये क्या है? सब बैंक में खाते खोले जाते हैं। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पादन का प्रमाण चिन्ह कौन देता है या होते हैं? आप लोगों को ट्रिक बताए हैं। अगर वो ट्रिक याद होगा तो आप तुरंत आंसर कर ले जाओगे। आप कहोगे मैम ये सारे जो भी आप नाम ली हो ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, यानी कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। तो कृषि
में ही क्या होगा, एग्रीकल्चर अगर हम लिखेंगे तो एग्री कुछ ऐसे लिखेंगे, तो और एग भी क्या है, हम ऐसे लिखेंगे। एग मार्क लिखना हो तो हम कुछ ऐसे ही लिखेंगे। तो मैम एग मार्क जो होगा वो एग्रीकल्चर वाले चीजों पे लगाया जाता है। आईएसआई मार्क मैम कहाँ लगाते हैं, कुकर हो गया, मिक्सर हो गया, यानी जो भी ये सारी वस्तुएं हम खरीदते हैं, प्रेस हो गया, इन सब पे क्या होता है, आईएसआई मार्क होता है। ठीक है, ISI, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड। और इसका क्या फुल फॉर्म होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और FPO क्या होगा मैम, तो जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जैम हो गया, जेली हो गया, मुरब्बा हो गया, उन पे कौन सा प्रमाण लगा होता है, तो उस पे FPO का प्रमाण लगा होता है। मैम FPO क्या होता है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, क्या होता है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसका देख लें। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, आटा तथा बेसन उत्पाद पर एक मार्क प्रमाण चिन्ह होते हैं। ISI की स्थापना 1947 में की गई थी। FPO फल सब्जियों से बने पदार्थों का स्तर निर्धारित करने वाली संस्था है। ठीक है, निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह किसकी उक्ति है, आप बता दीजिए, कथन किसका है, डी वुड्स थॉमस का, एस्थर फ्रिचू बैटल का, CN बेस्टोन का, इनमें से किसी का नहीं। आप बता दो मैम ये किसका कथन होगा, तो ये कथन किसका है, डी वुड्स थॉमस का है। निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है, यह डी वुड्स थॉमस की उक्ति है। निर्णय लेना एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। किसी भी परिवार में दो प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। एक तो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, हमारा खुद का निर्णय है कि हम चाय बना करके पी लें। ठीक है, ये क्या है, मेरा स्वयं का निर्णय है कि मैं अभी उठूंगी और घर में क्या करूंगी, झाड़ू लगा लूंगी। ठीक है, और क्या है, किसी एक निर्णय को, अगर किसी बच्चे को घर में पढ़ाना है, उसे हायर एजुकेशन में भेजना है, तो घर भर मिल करके उसको डिसाइड करेंगे कि क्या करे, नीट की तैयारी करे, इंजीनियरिंग की तैयारी करे, कि टीचिंग की तैयारी करे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सामूहिक निर्णय हो गया। और हमेशा ही सामूहिक निर्णय क्या होता है, बेस्ट माना जाता है। किसकी अपेक्षा, व्यक्तिगत निर्णय की अपेक्षा। ठीक है, क्यों सामूहिक निर्णय बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जहां दो चार लोगों की राय होती है, मिलकर किसी राय को लेते हैं, वो क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, समानुपातिक प्रभाव के नियामक हैं केवल रेखा का प्रभाव, जहां केवल होगा वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। तो रेखा, दूरी तथा माप का प्रभाव जो होगा, ये आंसर सही हो जाएगा। आप लोग भी इस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश किया करिए कि मैम जहां केवल शब्द हम लोग देखेंगे, जहां वनली शब्द दिखेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, तब तक आप लोग अपना ये प्रश्न पढ़िए। क्या है प्रश्न, क्या कह रहा है, आकृति एवं समानुपात प्रमाण उत्पन्न करने के लिए रेखा तथा, एक सेकंड, ठीक है, क्या है, रेखा तथा दूरी, रेखा दूरी तथा विभिन्न मापों का प्रयोग किया जाता है। किसी चित्र में कुछ आकृतियां बहुत बड़ी और शेष आकृतियां बहुत छोटी अंकित होगी, तो चित्र में सामंजस्य का अभाव उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में या तो हमें छोटी आकृतियों का परिप्रेक्षीय दूरी में कल्पित करना होगा, या फिर उन्हें भीम का मतलब बहुत बड़ी चीज है, भीम को देखे थे ना आप लोग महाभारत में, प्राणी अथवा बौनों के रूप में सोचना पड़ेगा। खड़ी तथा पड़ी रेखाओं के प्रयोग से भी आकृतियां छोटी या बड़ी प्रतीत होती हैं। खड़ी लाइन से क्या होगा, बड़ी चीजें प्रतीत होती, आभास होता है, और लेटी लाइन से क्या होता है, चौड़ी चीजों का क्या होता है, आभास होता है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न नंबर 80 है, गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूर्ण यानी विरंजक चूर्ण का प्रयोग अच्छा होगा, श्रेयस्कर होगा, खराब होगा, कोई भी नहीं होगा। आप बता दीजिए क्या होगा, तो आप कहोगे मैम उसके अपेक्षा क्या होगा, श्रेयस्कर होगा। ठीक है, क्या होगा, श्रेयस्कर होगा। ठीक, क्यों श्रेयस्कर होगा, क्योंकि गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का प्रयोग श्रेयस्कर होगा। यह सफाई कार्य को सरल कर देता है और अत्यधिक मात्रा में क्या है, झाग उत्पन्न करता है। 6 से 12 वर्ष तक के काल को क्या कहेंगे, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा।
तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैम बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहेंगे? 6 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहेंगे? बाल्यावस्था कहते हैं। इसे और क्या कहेंगे? लापरवाही का काल भी कहते हैं। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? तो आप कहोगे मैम एडोलसेंस जो होता है, किशोरावस्था जो होता है, उसमें क्या होता है? ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। लड़कों की आवाज भारी हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर निकल आते हैं, लड़कियों में आवाज पतली हो जाती है। ये सारे लक्षण क्या है? देखने शुरू हो जाते हैं। ठीक, यह अवस्था 12 वर्ष से शुरू होकर के 18 वर्ष की आयु काल तक मानी जाती है। ठीक, इसमें बालक का क्या होता है? लगभग सभी अंग क्या होते हैं? विकसित हो चुके होते हैं। ठीक, 83 क्या कह रहा है? जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई का कितना होती है? 1/4, आधा, 2/3, 1/3। तो आप कहोगे मैम 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। ठीक है, शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है विभिन्न साधनों एवं संसाधनों से, आंकड़ों के एवं आहारों से, साधनों और आंकड़ों से, किसी से भी नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कर चुके होंगे। विभिन्न साधनों या संसाधनों से क्या होगा? प्रक्रिया का ये समाजीकरण का संबंध होता है। शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध विभिन्न साधनों या संस्थाओं से होता है, जिसमें प्रमुख प्राकृतिक साधन या संस्थाएं निम्नलिखित हैं, जैसे फैमिली हो गई, खेल हो गया, समूह हो गया, भाषा हो गया, जाति हो गई। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। जाति है, भाषा है, खेल है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप कहोगे मैम ये जो जाति होती है यही इन सारे चीजों से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतः क्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक होती हैं? 5 से 6 वर्ष की अवस्था, 11 से 12 वर्ष की अवस्था, भाषण के साथ, लड़ाई के साथ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप कहोगे मैम जो 11 से 12 वर्ष की अवस्था है इसमें ये चीजें होती हैं। शिशु शाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है प्रार्थना गीत के साथ, फिल्मी गाने के साथ, भाषण के साथ, लड़ाई के साथ। तो आप कहोगे मैम कहीं भी स्कूल में जब हम लोग भी पढ़े हैं तो वहां पे सबसे पहले हमारे स्कूल में प्रार्थना गीत ही शुरू होता था। ठीक है, जहां पति पत्नी एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते तथा खाते हों, उस परिवार को हम क्या कहेंगे? सब संयुक्त फैमिली, सामुदायिक परिवार, व्यक्तिगत परिवार और समाज, यानी न्यूक्लियर फैमिली। कौन सी फैमिली हम कहेंगे? तो आप कहोगे मैम ये कौन सी फैमिली हो जाएगी? ये व्यक्तिगत फैमिली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? यह व्यक्तिगत फैमिली यानी एकल परिवार हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे चाची चाचा दादी बाबा सब लोग मिलकर रहते हो कौन से परिवार होता है? वह हो जाता है आपका संयुक्त परिवार। यह किसका कथन है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य के प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर MP सिन्हा ने। ये किसने कहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि संयुक्त परिवार में जहाँ पे चाचा दादी बुआ फूफा फूफा मामी मामा सब रहते हैं वहां पे क्या होता है, मतलब ये तो रिलेटिव हो गए, जैसे चाचा चाची हो गए, दादा दादी हो गए, उनके परिवार के बच्चे हो, उनके बच्चे हो गए, ये सारे जब रहेंगे तो फैमिली में ज्यादा लोग रहेंगे तो उनमें क्या होता है? थोड़ा सा कम समय मिलता है। ठीक, परिधान के नमूने की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि का व्यवस्थित करने के लिए भी क्या होगा? कला के मूलभूत सिद्धांत का सहारा लेना होगा। कटाई के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, काढ़े के सिद्धांत का सहारा, ढाके का और लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। तो आप कहोगे मैम इसके पूछने का मतलब यही है कि यहाँ कला का सिद्धांत पूछ रहा है, ये सारे कला के सिद्धांत हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं? अनुपात है, अनुरूपता है, लय है, निरिदम है, संतुलन यानी बैलेंस है, संबल है, व्यक्तित्व है। ठीक है, सीधी आड़ी खड़ी तथा तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भूमिगत विन्यास वाले, भूमिगत विन्यास वाले, प्राकृतिक विन्यास वाले, भोजपुरी विन्यास वाले, मगही विन्यास वाले। तो आप कहोगे मैम ये जो भी चीजें हैं इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सभी नमूने भूमिगत विन्यास वाले होते हैं। ठीक है, परिधान का रंग रूप और आकार खिलता है उचित तथा अच्छे अनुपात से, उचित तथा अच्छी लय से, अच्छी अनुरूपता से, किसी से भी नहीं।
तो आप बता दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम उचित तथा अच्छे अनुपात से क्या होता है, उनका रूप और आकार खिलता है। किसके लिए परिधान रचना में रंग रेखा आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति स्तरीकरण तथा विकिरण का प्रयोग करना चाहिए। संतुलन, लय, समानुपात, अनुरूपता। तो आप कहोगे मैम रिदम को हमें क्या करना चाहिए, अलंकरण की पुनरावृत्ति में। पुनरावृत्ति मतलब जानते हैं, जैसे साड़ी हो गई ना, साड़ी का जो बॉर्डर होगा, एक फ्लावर अगर इस तरीके से बना होगा तो ये क्या हो गया, ये रिदम हो गया, यानी एक ही तार है, ठीक है, एक जैसे ही बना। अगर ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स बने होंगे ना, तो पूरे बॉर्डर में इस तरीके के फ्लावर, तो क्या हो गया, ये रिदम हो गया, यानी क्या है, बारंबारता हो गई, दोहराव हो गया, ठीक है। किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है। संतुलन और लय, अनुरूपता, समानुपात, इन सभी पर। तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे मैम 94 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, क्या होगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ हम लोग आ जाएं 95 पे। चूसड़ विधि द्वारा किस प्रकार के वस्त्रों की धुलाई की जाती है, हल्के वस्त्रों की, भारी वस्त्रों की, रेशमी वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की। तो आप कहोगे मैम किसकी धुलाई की जाएगी, आप कहोगे मैम जो भारी वस्त्र होते हैं उसी को चूसड़ विधि द्वारा धुलाई होती है। और चूसड़ विधि में कौन सा मशीन काम आता है, तो वैक्यूम क्लीनर का हम प्रयोग करते हैं। कौन सा, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, कंबल होगा, दरी होगा, सूट होगा आदि, जिन्हें हम हाथों से मलना कठिन होता है, धोने में सरलता होती है, ठीक है। सक्शन वाशर का हैंडल लकड़ी का तथा निचला छिद्र युक्त धातु का बना होता। कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है, गृह स्वामी के, बच्चों के, गृहिणी के, दर्जी के। तो आप कहोगे मैम ये तो आंख बंद करके सही कर लेंगे कि ये सारी जिम्मेदारी क्या होती है, हम गृहिणियों की ही होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वस्त्रों की देखरेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है। ब्रश करना एवं धूप हवा दिखाना, स्वयं संरक्षण तथा तत्क्षण मरम्मत, दाग छुड़ाना तथा बार बार धोना, अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। तो आप कहोगे मैम एक ही आंसर निगेटिव दिख रहा है, अनुचित ढंग से प्रयोग लाना, और निगेटिव आंसर ही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक। प्राकृतिक तंतु है, कपास है, पॉलिएस्टर है, रेयान है, नायलॉन है। तो आप कहोगे मैम बहुत ही क्लियर आंसर दिया है, और कपास क्या हो जाएगा, प्राकृतिक तंतु हो जाएगा। कपास किस रेशे से प्राप्त होता है, किस पौधे से, आप इसका पहले तो आप इसका रासायनिक नाम बताइएगा तो कमेंट बॉक्स में, कपास का रासायनिक नाम क्या है। तंतु एक प्रकार का रेशा है, यह किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों के महीन धागे जैसी संरचना होती है। ये ऊन, कपास, कागज तथा पेड़ों की छाल आदि के हो सकते हैं। इनके प्रयोग से धागे आदि निर्मित किए जाते हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है और एक क्या होता है, संश्लेषित तंतु होता है। प्राकृतिक इस प्रकार के तंतु जंतुओं या पादपों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, रुई, जूट, रेशम तथा ऊन आदि। संश्लेषित तंतु हैं ऐसे तंतु रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण से निर्मित किए जाते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयान आदि, ठीक। नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है फफूंदी, कीड़े, खमीर, इनमें से कोई नहीं। आप बता दीजिए क्या लग जाएंगे, नमी युक्त वस्त्र पे क्या लगते हैं। तो आप कहोगे मैम इस पे फफूंदी लग जाते हैं, क्या लगेंगे, इस पे फफूंदी लग जाते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। इसको पढ़ लेते हैं। नमी युक्त वस्त्रों पर फफूंदी लग जाती है। सूती वस्त्रों में कीड़ा नहीं लगता, किंतु फफूंदी अवश्य लग जाती है। फफूंदी के जीवाणु उसी समय क्रियाशील होते हैं जब उनको पर्याप्त मात्रा में नमी, ताप तथा भोजन प्राप्त होता है। अतः यदि सूती कपड़ों का संग्रह करना हो तो माड़ी नहीं लगानी चाहिए। कीड़े उन्हीं वस्त्रों को प्रभावित करते हैं। फफूंदी रोकने के लिए साइजिंग करते समय अकार्बनिक नमक जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे मैम जल की कठोरता दो प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार। तो आप कहोगे मैम 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है। जल में 2 प्रकार की कठोरता होती है। जल की कठोरता में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं बाई कार्बोनेट के लवणों के घुले होने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं।
जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक तो अस्थायी होती है और दूसरी स्थायी होती है। चाय के धब्बे किस वर्ग में आएंगे? वनस्पत, प्राणिज, वसायुक्त, खनिज युक्त। तो आप कहोगे मैम चाय क्या है? वेजिटेबल है यानी वनस्पतिक है, ठीक है। तो वनस्पतिक किस में आएगा? चाय का दाग वनस्पतिक धब्बे में आएगा। वो वसा युक्त धब्बा कौन आ जाएगा? तो आप कहोगे मैम तेल घी जो गिरेगा वो फैट युक्त क्या होगा? स्टेन हो जाएगा। लेकिन प्राणिज धब्बे में क्या आएगा? मैम मांस हो गया, मछली हो गया, खून हो गया, दूध हो गया, इनके जो दाग होंगे वो क्या होंगे? प्राणिज धब्बे में आ जाएंगे। खनिज युक्त दाग कौन सा होगा? मैम जैसे लोहे का जंग हो गया, रस्ट हो गया, ये सारी चीजें क्या है? खनिज युक्त धब्बे में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे विस्तार से हम लोग पढ़ लेंगे। वो अपनी प्रकृति के अनुसार धब्बे निम्नांकित वर्गों के होते हैं। वनस्पति धब्बे के अंतर्गत चाय, कोको, कॉफी, फल आदि आते हैं। प्राणिज धब्बे के अंतर्गत अंडे, दूध, मांस तथा रक्त आदि लग जाते हैं। वसा युक्त धब्बे मक्खन, घी, तेल, पेंट, वार्निश आदि के दाग इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4 क्या है? खनिज युक्त धब्बे, जैसे जंग यानी रस्ट हो गया, स्याही हो गया, दवाओं हो गया आदि के धब्बे इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्राणिज रेशा है, आप बता दोगे नारियल है, रेशम है, लिलेन है, सन है। तो आप कहोगे मैम जो सिल्क है यानी रेशम है यही क्या है? प्राणिज रेशा है। और इसके पालन को क्या कहते हैं? रेशम पालन को तो सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। मैम इसका जीवन काल कितना होता है इसके कीड़े का? तो 37 से लेकर के कितना होता है आप लोग आगे बताइएगा, ठीक है। मैम इसके अंडे का क्रम क्या है? धागा बन इसके कीड़े के पालन का तो क्या है? अंडा, लार्वा, क्या है? अंडा, लार्वा, प्यूपा, देन क्या है? कीड़ा, ठीक है। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा ये सारे क्या है? इसमें एक गोंद पाया जाता है। कौन सा गोंद होता है? तो सेरेसिन नामक क्या होता है? गोंद होता है। क्या होता है? सेरेसिन नामक गोंद होता है। ये सब क्या है? सिल्क की प्रक्रिया में मतलब पालन में का उपयोग होता है। और मैम इसमें एक प्रक्रिया की जाती है जो क्या होती है? डीगमिंग की प्रोसेस होती है। क्या होता है? डीगमिंग की प्रोसेस होता है। डीगमिंग में क्या होता है? जो भी लास्ट में इस पे जो गोंद लगा होता है उसको हटाने के लिए क्या होता है? डीगमिंग की प्रोसेस होता है। और एक प्रोसेस और होता है मैम, भारण का प्रक्रिया होता है। यानी क्या होता है? वेट की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? इसका वजन कम हो जाता है तो भारण प्रक्रिया करके इसके वजन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? रेशम हो जाएगा जो क्या है? प्राणिज रेशा है, ठीक है। वो रेशम तथा ऊन आदि प्राणिज रेशे के उदाहरण हैं। रेशम एक प्रकार का महीन, चमकीला तथा दृढ़ तंतु। अच्छा हाँ, और सुन लीजिए ये क्या है? इसका मापन किस में होता है? तो फिलामेंट में होता है। किस में होगा? फिलामेंट में होगा। फिलामेंट में क्यों होगा मैम? क्योंकि ये क्या होता है? इसका मापन इंचेस में होता है, ठीक है। किस में होगा? इंचेस में होता है, ठीक है। यह तंतु कोश के में रहने वाले एक विशेष प्रकार के कीड़े को तैयार किए जाते हैं। रेशम कीड़े की लार्वा द्वारा बनाया जाता है। रेशम एक प्रकार के प्रोटीन से बना रेशा है। इस रेशे के प्रोटीन मुख्यतः कौन होते हैं? फाइब्रिन होते हैं, ठीक है। और सेरेसिन नामक गोंद पाया जाता है मैम। और ये किसके पेड़ पे रहते हैं? तो ये किसके पेड़ पे रहते हैं? सहतूत के पेड़ पे इनका पालन होता है। उसी की पत्तियां खा करके क्या होते हैं? पलते बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं सोचती हूँ ना कि ये क्वेश्चन उठाओ तो मैं उसकी इर्द गिर्द की सारी चीजें बता डालूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मैम जो आप सोच रही हैं वो हम लोगों के लिए करिए, बेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे तो ही मैं बताऊंगी, नहीं तो इस तरीके के प्रैक्टिस सेट मेरे पास हजारों है, मैं ऐसे डेली कराती रहूंगी, ठीक। अब चलिए चलते हैं, लेकिन इसके बाद हाँ एक पार्ट इसका यही लास्ट है ना। इसके बाद मैं कल क्या लेकर आऊंगी? कल आएगा एक्सटेंशन एजुकेशन से आएगा, ठीक है। कल एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ रखे हैं, करा दे आप लोगों के लिए। विनाइल क्लोराइड से बनता है। किसका? कमेंट बॉक्स में किसी का कमेंट आया था, नाम नहीं मुझे याद है, सॉरी नाम नहीं याद होने के लिए। उनका कमेंट आया था कि मैम मेरे पास एक्सटेंशन एजुकेशन का कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ टॉपिक नहीं है। तो हमने उनको कहा था ठीक है हम करा देंगे, और एक्सटेंशन एजुकेशन का कल मैं वीडियो लेकर के आऊंगी, ठीक है। आप लोग तैयार रहिएगा। विनाइल क्लोराइड से बनता है डेक्रोन, नायलॉन, टेरेलिन और आर्लान। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो क्या बनेगा। आप कहोगे मैम इसमें से बन जाएगा, क्या बनेगा? एक सेकंड हम भी देख लें इसमें से क्या होगा। दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है तथा विनाइल क्लोराइड से क्षारण फाइबर बनाया जाता है, ठीक है। रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है? अभी हम लोग पढ़े हैं और इसमें से कुछ तो आप लोगों को हम बता ही दिए होंगे। आप लोग बताइए क्या गलत है।
तो आप कहोगे मैम रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या होगा? यह उच्च तनाव सामर्थ्य तथा अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। ये सही है मैम। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। क्या होगा? यही गलत होगा क्या? इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है आप लोग बता सकते हैं? इसका विशिष्ट गुरुत्व 1.25 होता है, ठीक है। और 1.32 किसका गुरुत्व होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। और 0 पॉइंट कितना होता है? 09 किसका होता है? नहीं नहीं, 0.92 किसका होता है? ऑल्फिन का होता है। किसका होता है? ऑल्फिन का। सबसे हल्का यही होता है, ठीक है। और ये 0.12 किसका होता है आप लोगों की जिम्मेदारी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये आप लोगों का क्या है? HW है, ठीक है, होमवर्क है। यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए तथा यानी ड्राई वॉश करनी चाहिए। इस पर H2O2 अथवा SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि मैम ये जो है इसका बी ही सही होगा, ठीक है। रेशम के तंतु में उच्च तनाव सामर्थ्य पाई जाती है। देख ले एक बार वीडियो चल रहा है कि नहीं, ठीक है। क्या है? उच्च तनाव सामर्थ्य पाई जाती है। अति सूक्ष्म व्यास के कारण रेशम के वस्त्र हल्के होते हैं। इसका विशिष्ट गुरुत्व 1.25 होता है। यह नमी को जल्दी सोख लेता है तथा अवशोषक क्षमता अधिक होती है। रेशम का वस्त्र पहनने में आरामदायक महसूस होता है। इसकी सूखी धुलाई यानी ड्राई वॉश द्वारा धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2 अथवा SO2 का ब्लीच करना चाहिए, ठीक। धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है। हल्का दाब द्वारा धुलाई, चूसड़ विधि से धुलाई, मशीन द्वारा धुलाई, पटक कर धुलाई। तो कोई भी पटक कर धुलाई नहीं होती है, ठीक है। धुलाई की विभिन्न विधियां हैं। रगड़ कर धुलाई, हल्के हाथ से धुलाई, चूसड़ विधि और मशीन द्वारा धुलाई, ठीक है। मजबूत और मोटे सूती वस्त्रों को रगड़कर धुलाई की जाती है। हल्का दाब डालकर कोमल तथा सूक्ष्म रचना के वस्त्रों की धुलाई की जाती है। चूसड़ विधि से भारी कपड़ों की धुलाई की जाती है, ठीक है। अब क्या है? चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयुक्त नहीं होते, यानी जो चिकनाई के दाग धब्बे होते हैं क्या नहीं प्रयोग होता। फ्रेंच चॉक और मुल्तानी मिट्टी इसका तो प्रयोग होता है। मैग्नीशियम पाउडर इसका भी होगा। पेट्रोल का और मूंग के आटा का आप बता दो किसका प्रयोग नहीं होता है। तो आप कहोगे मैम जो पेट्रोल है इसमें क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। फ्रेंच चॉक और मुल्तानी मिट्टी, टेल्कम पाउडर से भी इसको क्या करते हैं? दाग धब्बे को छुड़ाते हैं, ठीक है। मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, पाउडर मैग्नीशिया, भूसी तथा मूंग का आटा चिकनाई और शोषक विधि में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल चिकनाई विलायक विधि है जो अत्यधिक ज्वलनशील विलायक है, ठीक है। परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? जीवन शैली से मेल खाते हुए। विवाह के अवसर पर श्वेत वस्त्र, बताइए विवाह के अवसर पर कोई श्वेत वस्त्र पहनेगा? शोकावस्था में मूल्यवान एवं सुंदर, बिना आस्तीन के ब्लाउज या फ्रॉक। कैसी होनी चाहिए? तो जीवन शैली से क्या हो? मेल खाती होनी चाहिए। यहाँ क्या है? शोकावस्था पे सुंदर और यहाँ श्वेत, ये रिवर्स कर दिया है। इस पे ये होगा, इस पे ये होगा, ठीक है। अब इसको हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, आप इतना जानते हैं। किसमें सहयोग, त्याग, अनुकूलता तथा प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक गुणों को अर्जित किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट बताइए। भाषा में, परिवार में, खेल में, किसी में भी नहीं। तो आप क्या आंसर दोगे? आप कहोगे मैम जो खेल होगा। परिवार के बाद समाजीकरण की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था खेल है। खेल में सहयोग, त्याग, अनुकूलता और प्रतिस्पर्धा सबका विकास होता है, ठीक है। अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? घर, वन, स्कूल, कोई नहीं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन करेगा? तो आप कहोगे मैम स्कूल निभाता है, ठीक है। क्या होगा? स्कूल इन सारे चीजों का दायित्व निभाता है। परिवार की सफलता की कुंजी है, क्या है? सफल दाम्पत्य समायोजन, ठीक है। आंसर दिख गया, अब यही होगा ही, ठीक। आगे निकल चलते हैं। आज मेरा पता नहीं क्यों तबीयत नहीं सही लग रहा है, इसलिए मैं बहुत तेज नहीं पढ़ा पा रही हूँ। आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं। मितव्ययिता और भूमि विखंडन से बचाव, श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुविधा, संपत्ति का समाजवादी वितरण, उपर्युक्त सभी। तो आप क्या बता दोगे? आप कहोगे मैम उपर्युक्त सभी हो जाएगा। संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ क्या हैं?
सामाजिक सुरक्षा एवं परमार्थ की भावना, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपरा की सुरक्षा, बच्चों का उचित पालन पोषण एवं मनोरंजन के साथ इनमें से सभी। तो आप कहोगे मैम इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। संयुक्त परिवार के दोष कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। भाई अगर फैमिली लंबी होती है तो क्या होता है, अरे मेरे भैया कमा रहे चलो जाने तब तक मौज कर लो, ठीक है। तो क्या हो गया, आर्थिक निर्भरता जो है उसमें कमी होगी, आप अपने पैरों पे खड़ा होने की नहीं सोचेंगे और आलसी होते जाएंगे, अरे हमारी बड़ी दीदी हैं कर रही हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें होती हैं। निर्धनता, सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास होना, द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव होना, ये सभी। तो आप कहोगे मैम ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी चीजों का विकास होता है। कला की मूलभूत सिद्धांत कौन कौन है? अनुपात तथा अनुरूपता, लय तथा संतुलन, संबल तथा व्यक्तित्व, उपर्युक्त सभी। तो आप कहोगे मैम उपर्युक्त सभी हो जाएगा। कला के सिद्धांत कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कला के तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। कला के मूलभूत सिद्धांत 5 हैं। अनुपात, अनुरूपता, लय, संतुलन, दबाव तथा संबल। संबल बार बार आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? दबाव यानी इम्फेसिस है। तथा व्यक्तित्व भी कला के ही सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 114 होगा। 15 जल्दी जल्दी आज खत्म हो जाए, मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला उसका प्रभाव पड़ता है, वह होता है क्या? उसके परिधानों से, ठीक है, उसके परिधानों से ही होगा। व्यक्ति का ड्रेस आप देख लीजिए दूर से, आप क्या कहोगे? गांव में क्या कहते हैं, सारी बड़ी हाई फाई है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक ठाक कपड़े पहन के निकल जाइए, जीन्स वेंस पहन के। अब तो खैर सब लोग पहनते हैं, तो क्या होगा, बाल बाल खोल के चश्मे लगा करके सब कहेंगे अरे बढ़िया बड़े हाई फाई घर की है, ठीक है। तो ये सोच होती है। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले उसके परिधान क्या होता है? पहले उसका परिधान होता है। संतुलन से परिधानों में आता है क्या? विश्रामदायक भाव आएगा, ठीक। एक तंतुक रेशा है, नायलॉन है, रेशम है, कपास है, पॉलिएस्टर है। रेशम है। एक तंतुक का मतलब जान रहे हैं? लंबे से पूछ रहा है, ठीक है। रेशम एक तंतुक रेशा है। यह प्राकृतिक प्रोटीन, इस सेट में कितना क्वेश्चन था रेशम से आप लोग देख चुके हैं? 3 या 4 क्वेश्चन था। रेशम एक तंतुक रेशा है। यह प्राकृतिक प्रोटीन फाइब्रिन से बना होता है, बना रेशा है, जो शहतूत के पेड़ों पर रहने वाले एक विशेष कीड़े के लार्वा द्वारा श्रावित पदार्थ से प्राप्त होता है। रेशम का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। भारत में रेशम के सभी किस्में पाई जाती हैं। चीन के बाद भारत रेशम का दूसरा उत्पादन करता देश है। ये आप लोग करंट से आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ये चीजें क्या है, ये पुरानी है। प्लैकेट क्या होता है? तो आप कहोगे मैम बटन की पट्टी क्या होती है? प्लैंकेट कहलाता है। कौन सा मानवकृत रेशा नहीं है? तो आप कहोगे मैम जो हेम्प है ये मानवकृत रेशा नहीं है, ये प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। रेशम है, क्या है? कृत्रिम प्राकृतिक रेशा। तो आप कहोगे मैम रेशम प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। इसके पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है, क्या है? पेट्रोल है, ठीक है। डायटीशियन, पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करती हैं गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं, अभियंत्रण की स्नातक छात्राएं, अभियंत्रण की डिप्लोमा छात्राएं, भौतिक की स्नातक छात्राएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम कि ये जो होगा क्या होगा? गृह विज्ञान सब्जेक्ट है तो गृह विज्ञान से रिलेटेड होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुआ था? तो आप कहोगे मैम दिल्ली में 1928 में हुआ था, ठीक है। ये आप देख लीजिए। व्यक्तिगत प्रणाली के संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मिलकर, व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर, यानी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना कहलाता है, क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, यानी प्रैक्टिस सेट 2004 का जो था वो कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए मैं जल्दी वीडियो को क्या कर रहा हूँ, कट कर दे रहा हूँ।